तो शुरू कर दिया जाए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज फिर से एक नए टॉपिक में इंटर करेंगे जो कि आपके लिए संभवतः जितने भी टॉपिक आप पढ़े हैं उसमें सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। और यह क्वेश्चन हर साल पेपर में रहता है। और यह भी आप मानिए कि इस चैप्टर के 90% प्रोविज़नों को, तौर तरीक़ों को आप ऑलरेडी समझते हैं। बस आपको समझाना यह है कि उसका प्रयोग इस टॉपिक में किस तरह से आप करेंगे। तो प्रश्न ये पैदा हुआ कि अभी तक हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा उसमें बेसिकली हम लोग एक इंडिविजुअल के पूरे टैक्स लायबिलिटी को जानने की कोशिश किया। फिर दूसरा स्टेप था, कल हम लोगों ने EHUF के भी टैक्स लायबिलिटी को जानने की कोशिश किया। तो उसी क्रम में आज जो तीसरा क्लास लग रहा है उसमें हम लोग ये जानना चाहते हैं कि एक फर्म जो इंडिविजुअल की ही तरह एक एससी है उस पर टैक्स का प्रोविज़न क्या कुछ कह रहा है। अर्थात कहने से तात्पर्य क्या है कि एक फर्म की जो टैक्सेबल इनकम है वो कैसे कंप्यूट होगी और उस कंप्यूटेड टैक्सेबल इनकम पर फर्म किस तरह से टैक्स पे करेगा। तो कुल मिलाकर के एक कंप्लीट प्रोसीजर की तरफ आज आप फिर बढ़ेंगे। और प्रोसीजर कहाँ से कहाँ तक है कि फर्म की टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की जाए और टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट किया जाए। यही हमारा दो कार्य है। तो इस टॉपिक को पढ़ने में एक बड़ी सहूलियत आपको मिलेगी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से। कहा सर वो किस तरह से मिलेगी? देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब एक इंडिविजुअल बिजनेस करता है तो अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करता है। तो एज सच फर्में भी तो बिजनेस ही करती हैं। कोई भी फर्म हो बिजनेस ही करेगी। तो जब बिजनेस करेगी तो जाहिर सी बात है कि वो भी अपना एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो रिटर्न के नाम पर सबमिट करेगी ही करेगी। तो जब हमें फिर से एक नया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो फर्म के द्वारा प्रिपेयर है मिलेगा तो इसका मतलब फिर हम उसमें वही सब कार्यक्रम करेंगे जो हम एक इंडिविजुअल के बिजनेस के द्वारा शो किए गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ करते थे। थोड़ा सा आप अपने माइंड को रिकॉल करिए और सोचिए कि एक इंडिविजुअल जब आपके समक्ष प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रस्तुत करता था, प्रेजेंट करता था, तो क्या करते थे आप? कहा सर हम लोग सबसे पहले उस पीएल से नेट प्रॉफिट को निकाल लेते थे और उस नेट प्रॉफिट में उन तमाम आइटमों को ऐड करते थे जो उनके द्वारा पीएल में गलत तरीके से सब्सट्रैक्ट किए गए थे, मीन्स घटाए गए थे। और उन इनकमों को हम घटा भी दिया करते थे जो पीएल के क्रेडिट में डिसअलाउड इनकम के नाम से समझी जा रही थी। अर्थात ऐसी सारी आय जो उस हेड की नहीं थी। तो कुल मिलाकर के आप दो ही काम कर रहे थे। उस नेट प्रॉफिट को रीएडजस्ट करते थे कि अगर किसी बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस के पीएल को घटाने बढ़ाने की कोशिश की है तो हम उसे एडजस्ट कर दें और जो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट होता था दैट विल बी टैक्सेबल इनकम ऑफ द बिजनेस। ये कहानी आप लोगों को स्पष्ट है कि एक ऐसे जो है कि इंडिविजुअल अपने बिजनेस के पीएल के साथ किस तरह का बिहेव करता था। आप उस बिहेव को याद करिए। ठीक वही बिहेव एक फर्म भी करेगी। तो बीइंग ए टैक्स पर्सन आप उस समय जो कर रहे थे वही सब कुछ आज भी करेंगे। डिफरेंस केवल एक है कि वहाँ पर जो बनाया हुआ पीएल था
that was prepared by the individual SSC, and this statement are profit and loss account, है कि नहीं? Where we are doing to start our work prepared by a particular type of firm. तो अंतर बस इतना ही है कि पुराना पीएल इंडिविजुअल के द्वारा बनाया गया था और जो वर्तमान पीएल है वह एक फर्म के द्वारा बनाया गया है, राइट है। दूसरी बात, जैसे आपने कल देखा कि एक HUF को हाउस प्रॉपर्टी से भी आय हो रही थी, एक HUF को बिजनेस से भी प्रॉफिट इनकम हो रही थी, एक HUF को कैपिटल गेन से भी इनकम हो रही थी, और एक HUF को कल आपने देखा कि अदर सोर्सेस से भी इनकम हो रही थी। तो आपके सामने भी आज ये मन में प्रश्न आ रहा होगा कि क्या एक फर्म भी यदि SSC है तो क्या उस फर्म को भी हाउस प्रॉपर्टी से आय हो सकती है? तो हम लोग कहेंगे कि बिल्कुल हो सकती है। क्या उसको भी बिजनेस से हो सकती है? कहा बिजनेस से ही तो हो ही रही है, क्योंकि एक फर्म का पार्टिकुलर वर्क क्या है? बिजनेस करना। कैपिटल गेन से हो सकती है? कहा बिल्कुल हो सकती है। फर्म के पास अगर रुपया है तो क्या वो किसी कैपिटल एसेट को खरीद और बेच नहीं सकता? कहा निश्चित तौर पर ऐसा कर सकता है। तो इसका मतलब HUF की तरह फर्म को भी कैपिटल गेन होता है, और इसका अर्थ ये भी है कि एक फर्म को अदर सोर्सेस से भी इनकम होती है, क्योंकि फर्म भी अपने पैसे कमाएगा तो जाहिर सी बात है किसी कंपनी में शेयर खरीदेगा तो उसे भी लाभांश मिलेगा, डिबेंचर खरीदेगा तो उसके बदले इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका मतलब ये सब इनकम से क्या हैं? फर्म की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हैं। तो इसका मतलब आपने देखा कि एक सिमिलरिटी तो मेंटेन ही है कि इंडिविजुअल को जहाँ जहाँ से इनकम हो रही है, HUF को भी वहाँ वहाँ से इनकम हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि फर्म नाम के SSC को भी वहाँ वहाँ से इनकम होगी, राइट। तो हमारा जो वर्क होगा स्टेप टू स्टेप वो क्या होगा? पहले हम फर्म की बिजनेस की इनकम को निकाल लें, और आफ्टर कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम हाउस प्रॉपर्टी को ठीक कर लें, फिर इसके बाद कैपिटल गेन को ठीक कर लें, फिर इसके बाद अदर सोर्सेस को ठीक कर लें। तो इस तरह से फर्म की GTI आप कैलकुलेट कर लेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम। तो फिर अगला प्रश्न पैदा होता है कि क्या फर्म को भी इंडिविजुअल की तरह वो सारे डिडक्शंस अवेलेबल हैं जो हम लोगों ने फ्रॉम 80C टू 80U पढ़ रखा है? का सर जरूर, सारे तो नहीं लेकिन काफ़ी कुछ फर्म को भी डिडक्शन अलाउ हैं, लेकिन आप कॉमन सेंस लगाओ तो खुद ही सक्षम हो ये बात आप समझ सकते हो कि कौन कौन से डिडक्शन ऐसे हैं जो इंडिविजुअल को तो अवेलेबल हैं लेकिन फर्म के लिए सूटेबल नहीं हैं। ऐसा 80C में आपको याद होगा किन किन मामलों में एक इंडिविजुअल को बेनिफिट्स मिलते हैं, तो क्या वो सारे मामले फर्म के साथ पॉसिबल हैं? का नहीं सर वो तो पॉसिबल नहीं हैं। तो इसका मतलब एक फर्म को 80C का बेनिफिट अवेल नहीं होगा। कहा 80C का, D का, DD का, DDB का, कहा सर किसी का नहीं होगा। अगर आपको याद है तो आप समझ रहे हैं कि ये सारे डिडक्शन फर्म को उपलब्ध नहीं हैं। तो कहा फिर कौन से होंगे? कहा कॉमन सेंस लगाइए, 80G का डिडक्शन एक फर्म को उपलब्ध हो सकता है, राइट। कहा फिर 80GG का, कहा 80GG का तो नहीं होना चाहिए, वो रेंट वाला है। कहा फिर वो आपने जो पढ़ा था GGA, GGB, GGC, कहा हाँ GGA हो सकता है, GGB हो सकता है। तो इसका मतलब फिर 80U, कहा नहीं फर्म कोई अंधा नहीं हो सकता, लंगड़ा नहीं हो सकता, बीमार नहीं हो सकता फर्म, तो इसका मतलब 80U भी नहीं होगा। तो आपको मैं साफ गोई से अगर बात करूं तो कह सकता हूं
कि फर्म को एक ही 2 डिडक्शन में फर्म का काम निपट जाएगा। उसको आप मोटे तौर पर जाने 80G A, 2 में ही ये काम निपट जाएगा। और तीसरे डिडक्शन की नौबत फिलहाल फर्म के मामले में मुझे नहीं लगता कि आने वाली है, और आपका काम इतने से ही हो जाएगा। 80G और 80GGA, 80GGC। सी याद आ रहा है? किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी कंपनी अथवा फर्म के द्वारा दिया हुआ चंदा, बोलिए 100% क्या है? डिडक्टिबल है। याद है? तो आप अपने माइंड में इस बात को रखें कि एक फर्म को डिडक्शन के नाम पर फ्रॉम 80C टू 80U में 3 डिडक्शन ही अलाउ है इन प्रैक्टिस, नॉट इन रूल, प्रैक्टिस। कौन कौन? 80G, 80GGA, 80GGC। इसके अलावा किसी और डिडक्शन की ज़रूरत परीक्षा में नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो आइए कुछ आपको फर्म के इतिहास भूगोल से इंट्रोड्यूस कराएं। अगर फर्म के इतिहास भूगोल को आपको मैं बताना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है, एक्ट क्या है? 1961। अच्छा, आपको मालूम है सारी डिफिनीशन सेक्शन 2 में ही रहती है, मालूम है ना? 2 के बाद लिखा है 21। कहा सेक्शन 2(21) में क्या लिखा है? कहा वही लिखा है जो पार्टनरशिप के चैप्टर में लिखा था। चाहे साझेदार की डिफिनीशन हो, चाहे साझेदारी की डिफिनीशन हो, पार्टनर्स, पार्टनरशिप, तो चाहे पार्टनर की डिफिनीशन हो या पार्टनरशिप की हो, और यहाँ तक कि फर्म की भी हो, सबका अर्थ वही है जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एक्सप्लेन है। राइट? तो आपको कहीं डिफिनीशन लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, तो बातें काम की जाएं। राइट है? तो प्रश्न ये पैदा हुआ कि इस चैप्टर में फर्म 2 तरह की है। कितने तरह की? 2 तरह की। समय समय पर इनके नाम बदल रहे हैं, तो जब से मैं पढ़ा रहा हूँ अलग अलग नाम होते गए, लेकिन आज की तारीख में 2 नाम हैं। एक ऐसी फर्म जहाँ पार्टनरों की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि एक फर्म और है जहां जिनके पार्टनरों की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है। राइट? तो इसका मतलब इस एक्ट में फर्में 2 प्रकार की हैं ना? कौन कौन? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मान लीजिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स। अच्छा, इसे अगर हम फर्म के टॉपिक में सेक्शन प्रोवाइड करें तो ये बात लिखी है सेक्शन 184 में, और ये लिखी है सेक्शन 184 में। कहा दोनों का सेक्शन एक है? कहा यस। कहा वो कैसे? कहा वो लिखा है कि जो फर्म सेक्शन 184 की शर्तों को फुलफिल करे उसे ऐसा समझिए, समझ गए होंगे, और जो फुलफिल ना करे उसे ऐसा समझिए। तो कहा क्या ये क्वेश्चन बनाते समय जानना जरूरी होगा कि मैं किस तरह के फर्म के क्वेश्चन को बना रहा हूं? कहा यस, क्योंकि थोड़ा सा परिवर्तन होगा कैलकुलेशन में। तो इसलिए जब भी किसी प्रश्न को पढ़ें तो साफ साफ पढ़ लें कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, कि ये फर्म 184 को सेटिस्फाई करता है या 184 को सेटिस्फाई नहीं करता, ये लिखा रहता है। कहा सर मान लो न लिखा हो?
कहा न लिखा हो तो मान के चलना कि सेटिस्फाई करता है। ठीक ठीक सोचो, क्या सोचो, राइट अप्रोच में। और जो क्वेश्चन में नहीं लिखा हो कि नहीं करता है तो ही नहीं करता है, राइट। तो ये चीज़ आपको देखना होगा। अब आप बोलेंगे कि सर ये 184 में लिखा फिलहाल क्या है जिसको सेटिस्फाई करना जरूरी समझा गया है। कहा उसमें दो बातें लिखी हैं। उसमें ये लिखा है 184 में कि क्या जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं उस क्वेश्चन में पार्टनरों के जो हिस्से हैं ABC के एक क्लियरली गिवन हैं ना। शेयर्स ऑफ पार्टनर्स रेशियोज आर क्लियरली गिवन इन क्वेश्चन। कहा अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसका मतलब वह एक शर्त को पूरा करता है। बोलिए। कहा यस। दूसरी बात, कहा क्या उस पार्टनरशिप के पास पार्टनरशिप डीड है। आई थिंक यू नो अबाउट पार्टनरशिप डीड। तो इसका मतलब इफ यू शुड हैव पार्टनरशिप डीड एंड वेयर देयर इट इज क्लियरली मेंशन्ड द रेशियो ऑफ पार्टनर्स, इसका मतलब वो फर्म 184 को सेटिस्फाई करता है। एंड इफ यू हैव नो पार्टनरशिप डीड, आप लोग इंटर में रहे होंगे तो पढ़े होंगे, याद करिए कि पार्टनरशिप डीड न दिए होने पर हाउ यू एलोकेट प्रॉफिट्स एमंग्स पार्टनर्स। याद आ रहा है? मतलब डीड ना हो तो क्या क्या करते थे आप, और डीड हो तो क्या क्या करते थे। अगर याद आ रहा होगा तो याद आ रहा होगा। ये डीड का इम्पॉर्टेंस है। तो इसलिए आप बात को समझ गए हैं। मोटी बात समझिए कि यदि पार्टनरशिप डीड आपके पास है, उसमें पार्टनरों के शेयर्स स्पष्टतया क्लियरली गिवन हैं, तो इट मीन्स यू आर सेटिस्फाई 184 एंड अदरवाइज यू आर नॉट सेटिस्फाई 184। अब क्लियर है? ये हर क्वेश्चन में आप पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। दूसरी बात, दोनों के सवालों को सॉल्व करने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो उतना तो गलत होने के लिए पर्याप्त है, राइट। तो आइए अब मैं उस प्रोफार्मे को समझाता हूँ जिसके द्वारा इस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ज़्यादा थियरी की बातें नहीं करूँगा। तो एक क्वेश्चन जब कई ठो सॉल्व कर लेंगे 184 सेटिस्फाई वाला, तो फिर एक और बता देंगे, आप समझ जाएंगे कि 184 सेटिस्फाई न करे तो क्या होगा, राइट। तो अभी फिलहाल आप ये मान के चलें कि मैं ऐसे प्रश्न को समझाने जा रहा हूं जो फर्म 184 को सेटिस्फाई करता है, राइट। जब आप सेट हो जाएंगे तो हम एक छोटी सी बात बोल देंगे, आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि जब सेटिस्फाई न करे तो इस प्रोफार्मे में इतना काम नहीं करना है। तो कोई ज़्यादा मेहनत की बात नहीं है। आइए, जैसा कि बोर्ड पर मेंशन है कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, ऐसे ही तो हाउस प्रॉपर्टी में भी लिखा था कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, और नीचे लिखा रहता था फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन आज मैंने एक शब्द बदला है, एक। अब जरा देखो क्या मैंने बदला है। अगर किसी को याद आ रहा हो, ज्ञानी पुरुष को, तो वो बोल सकता है कि बोर्ड पर जो लिखा हुआ है आज उसमें एक शब्द बदला गया है, उसका भाव क्या है, क्या बदल दिया गया है। देख लीजिए। सब लोग इंग्लिश मीडियम के हैं तो हमने कहा खोल के देख लीजिए अपना कापी। कहा कापी सापी बेच दिए सर, तमाम संडे आए थे, बेच बांध दिए। अब हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस प्रोफेशन की कापियाँ नहीं हैं। बेच दिए, रखे हैं, तो फिर पलटिए देखिए उसमें क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, देख के बता दीजिए, तब वो जान लें कि आप लोग समझदार माने जाते हैं। और इसमें क्या लिखा है? कुछ अंतर है आप और फ्राम में, समझ गए? आप और फ्राम में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फर्म की इनकम आज मैं निकाल रहा हूं, और वहां मैं निकाल रहा था इंडिविजुअल की इनकम
फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नहीं सुनाया। फर्म की इनकम कहाँ से? बिजनेस से। वो कॉमन सेंस हो गया। और वहाँ लिखा रहता था इंडिविजुअल की इनकम कहाँ से? हाउस प्रॉपर्टी से। तो आज फर्म की इनकम निकाली जा रही है, या LLP, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। क्लियर? तो बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुने। मान के चलें कि मैं टॉपिक को पढ़ा हूं, बिजनेस प्रोफेशन भी तैयार हो जाएगा। ये जान लीजिए। क्या पढ़े हैं आप? निश्चित तौर पर अगर किसी फर्म के द्वारा कोई बिजनेस किया जाता होगा तो उस बिजनेस के पास कोई PL तो होगा। बोलते रहिए, कोई PL होगा, और वह अपनी PL को ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने प्रेजेंट करेगा। तो ठीक वो PL वैसा ही तो होगा जैसा कि बिजनेस और प्रोफेशन में था। याद आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? PL में डेबिट में तमाम सारे खर्चे, उसमें अलाउड एक्सपेंडिचर भी होते थे। बोलते रहिए, उसमें डिसअलाउड एक्सपेंडिचर भी होते थे। PL के क्रेडिट में इनकम्स रिलेटेड टू डाइट हेड भी होता था और इनकम्स रिलेटेड टू अदर हेड भी होता था। एकदम पढ़ाई से महरूम में दूर दूर तक कोई नाता नहीं। कहने के बाद भी सेंटेंस पूरा नहीं कर पाते, है कि नहीं? तो ये कहानी है। जिसके ज़रूरी फ़ोन हो तो बात कर लें, है कि नहीं? बातचीत ज़रूरी है। पढ़ तो कभी भी लिया जाएगा, बड़ी भारी जिंदगी है कि नहीं? तो इस तरह से अमृत स्नान होता है कि नहीं? सब वैकुंठ चले जाएंगे। बताओ यहाँ कौन रहेगा तब पृथ्वी पर? हम ही लोग रहेंगे, हरामी लोग। अब तो मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा हरामी हम ही है क्या? तो ये है, समझ में आया? तो क्या कहानी बन रही है सोचिए। आपको लग रहा होगा कि चुनाव प्रचार हो रहा है कि गंगा स्नान, मर गए राम किशोर शास्त्री कहते कहते, गंगा राम जी शुक्ला, गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति। तो आइए फिर मैटर क्या है महोदय? तो कहानी यह है, बिल्कुल यही है। PL के डेबिट में क्या होगा? तमाम अलाउड और डिसअलाउड एक्सपेंडिचर, यही तो होगा। PL के क्रेडिट में क्या होंगे? तमाम इनकम्स रिलेटेड टू दिस हेड, माने दैट हेड जिसको कैलकुलेट कर रहे हैं, और इनकम्स रिलेटेड टू अदर हेड, राइट? इसी के बीच में आपको तालमेल बैठाना था कि मैं इनकी नेट प्रॉफिट को एग्जैक्ट बना दूं, अगर इसमें कुछ फर्जी घटा है तो जोड़ दूं, और अगर फर्जी कुछ जुड़ा है तो उसे घटा दूं। इतना ही कॉन्सेप्ट है, रियली इतना है ना कि इफ एनी डिसअलाउड एक्सपेंडिचर shown in your debit side of the profit and loss account, then that will be added in your net profit. That should be added in your net profit. And if any incomes which are not related to this head added in your credit side of the profit and loss account, then that would be, should be deducted from your net profit. अगर कुछ फर्जी घटा है तो जोड़ दें, फर्जी बढ़ा है तो घटा दें। इतना ही कॉन्सेप्ट है। आइए, तो इसका मतलब है कहानी वहीं से स्टार्ट होगी। कहाँ से? यहां मैंने लिखा प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ भी हो सकता है, लिख दिया 2 लाख रुपए से मैंने लिख दिया। इसका मतलब हुआ कि सुनिए, फर्म के PL में डेबिट में 2 लाख का नेट प्रॉफिट लिखा था, राइट? इसमें आप लोग क्या जोड़ते थे? संभवतः हमें याद है कि आपको याद होना चाहिए। यहाँ आप जोड़ते थे ऑल द, बोलते रहिए ना, डिसअलाउड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेक्शन 28 to 43D। सॉरी, सेक्शन में भूल जाता है। DB 44। ज़्यादा ज्ञान न बताएं, बस इतने। हाँ, फालतूगिरी। इकोनो आप लिखेंगे थोड़ी,
समझ में आ रहा है क्या हुआ? रिलेटेड टू सेक्शन 28 to 44 ना, तो वही चैप्टर आ गया कि नहीं आ गया? और सब कॉपी में लिखवाया हूँ कि कौन कौन से खर्चे डिसअलाउड हैं, यहाँ तक कि कौन कौन से खर्चे अलाउड हैं, सब लिखवाए हैं कि नहीं? वो सब आपके फिर से तैयार हो जाएंगे। राइट? क्या करना है फिर से समझ लें, जानते हैं आप। ऑल द डिसअलाउड एक्सपेंसेस जानोगे कैसे? कहा सर वो सब मेरी कॉपी में लिखा है। कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन 28 से 44 तक। कहा सर चलिए इतना तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, अभी 90% आप पढ़ लिए मान लीजिए। कहा फिर और क्या जुड़ सकता है? कहा एक चीज और। कहा वो क्या है? पार्टनर्स रिम्यूनरेशन। आपको याद होगा इंटरमीडिएट में, याद है जब आप पढ़ते थे, कहा सर आपको याद होगा, हम लोगों को तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन याद करिए कि आप लोग बीकॉम में हैं तो इंटर पास होंगे, ये तो सोच ही सकते हैं। कहा इतना तो क्लियर है सर कि हम लोग इंटर पास हैं। तो इंटरमीडिएट में जब आप के सामने पार्टनरशिप आता था तो उसमें लिखा रहता था कि एक पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इतने का बैलेंस शो कर रहा है, लेकिन उसमें से पार्टनरों का सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स इधर उधर वाले नहीं घटाए गए हैं। तब आप नीचे बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। वही बन रहा है बाबूजी, वही बन रहा है, केवल ऊपर नीचे लिखा जा रहा है, वहां लेफ्ट और राइट लिखा था, क्योंकि वो कह रहा है। अब देखिए हम ज़्यादा बोलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं थोड़ा सा बेईमानी पूर्वक बोलूँगा। वो गंभीर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोलेंगे तो समय लग जाएगा। जो आप पढ़ के आए हैं वो बात आप जानते नहीं हैं, ऐसा क्यों था? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखते थे, याद करिए, बाई बैलेंस बीडी। याद आ रहा है? बाई बैलेंस बीडी। और डेबिट में लिखते थे टू सैलरी XYZ, बोनस XYZ, कमीशन XYZ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल XYZ। याद करिए, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट उधर, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। याद आ रहा है? फिर जो बैलेंस बचता था उसे पार्टनरों के शेयर के मुताबिक आप बांट देते थे। राइट? तो आपके मन में विचार आना चाहिए था उन दिनों कि जब फर्म ने PL बनाया था, बोली सारे खर्चे घटाए थे, तो इहो घटा दिया होता, इसको हमारे लिए काहे छोड़ दिया था? 50 ठे आइटम घटा सकते थे, 3 ठे नहीं घटा सकते थे, मेरे लिए छोड़ दिए। उसे आज आप जानेंगे कि क्यों वो छोड़ दिए गए थे। 7 दिन इनकम टैक्स न पढ़ते तो जिंदगी गुजर जाती, वो भी न जान पाते। राइट? समझ गए कि क्यों वो नहीं घटा दिए थे, बाद में घटाए। क्लियर है? अच्छा, तो आज ये कह रहे हैं कि पार्टनर्स रिम्यूनरेशन, देखिए इन्होंने विरोध किया कि यदि PL में पार्टनर के रिम्यूनरेशन घटे हों तो नेट प्रॉफिट में उसे जोड़ दें। कहा क्यों? कहा यार गजब पार्टनर हैं, तुच्छे किस्म के, रिम्यूनरेशन भी लेते हैं और प्रॉफिट भी लेते हैं। अच्छा बताओ, मैं कोचिंग का डायरेक्टर हूँ, छोटा बड़ा, हम सैलरी भी कोचिंग से लें, लाभ जो बचे वो ले लें, ये कौन सी चूतियाफा की बात है? तो जो बचे वही ले लें, उसी में कुल हो गया, सैलरी भी हो गया, प्रॉफिट भी हो गया। बोलिए। कहा नहीं सर, इसके पीछे टेक्निक है, होशियारी है, तब ऐसा सब किया गया है। राइट? तो फिलहाल अभी ये जाने कि लगता है रिम्यूनरेशन घटने का प्रोविजन नहीं है, क्योंकि मालिक लाभ लेता है, वेतन, बोनस, कमीशन एम्प्लॉय लेता है। बोलिए बोलिए। तो या तो ये लीजिए या तो वो लीजिए।
ये क्यों ले रहे हैं आप? बोलिए। तो इसका मतलब यहाँ विरोध किया जा रहा है कि अगर कोई लिया हो पार्टनर ना, तो लिखा है पार्टनर्स रिम्यूनरेशन नॉट इम्प्लाइज रिम्यूनरेशन। इम्प्लाई का तलाऊ है, कहा पार्टनर के रिम्यूनरेशन जोड़ दिए जाएं। कहा ठीक, और क्या जोड़ दें? कहा एक चीज और, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओवर 12%। बदलता रहता है ना, 12%। कहा अगर कोई पार्टनर 12% से ज़्यादा ब्याज लिया हो, बोलिए 12% से ज़्यादा ब्याज ले रहा हो अपनी पूंजी पर, तो उसे डिसअलाउ माना जाए। समझ रहे हैं? क्योंकि जब आप मालिक की हैसियत से कैपिटल कह रहे हैं मैंने बिजनेस में लगाया, तो प्रॉफिट लीजिए, ब्याज लेंगे, वेतन भी लेंगे, बचा हुआ संपूर्ण लाभ भी आप ही लेंगे। ऐसा क्यों? आप समझा देंगे आपको, 1 मिनट में समझ लीजिए ऐसा क्यों है। देखो, अगर आप व्यवसाय के तनहा मालिक हैं, तनहा माने सोल, अकेले, तब तो आप न ब्याज लेंगे न सैलरी बोनस लेंगे। जो बचेगा कुल प्रॉफिट के नाम पर ले लेंगे, आएगा तो आपके ही हाथ में। 20 लाख बचा, 20 लाख आपका है। बोलिए। लेकिन 2-3 लोग हैं तो हो सकता है यक्ष ज़्यादा होशियार हों, तो सोच रहे हैं चलो वेतन भी लिया जाए। अपना वेतन 5 लाख महीना, उनका 3 लाख, उनका 2 लाख। अब देखो अंतर आने लगेगा कि नहीं? अलग अलग कैपिटल तो अलग अलग इंटरेस्ट, और जो अंत में बचा उसमें रेशियो भी अलग अलग। तो क्या आप समझ रहे हैं अब बात बदल गई कि नहीं बदल गई? इसका मतलब शायद इसीलिए पार्टनरों के बीच में ऐसा हो गया है कि कोई अधिक होशियार है, कोई ज़्यादा उसमें कैपिटल लगाया हुआ है, कोई वर्किंग पार्टनर है तो कोई स्लीपिंग पार्टनर है। आई थिंक यू नो अबाउट वर्किंग एंड स्लीपिंग है। तो इसलिए वो लोग सोच रहे हैं कि अगर हम सैलरी नहीं लेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे, प्रॉफिट बराबर बांट लेंगे, तो XYZ बराबर लाभ पाएंगे, जबकि इंटेलिजेंस XYZ की अलग अलग है। तो आप तो समझ गए होंगे कि होशियार आदमी चाहता है हमें ज़्यादा मिले, बोली इन्हें कम मिले, उन्हें और कम मिले, तो इस तरीके की रणनीति अपना लेगा। बात समझ में आने लगी? इसलिए ये विधा बनाई गई, राइट है। लेकिन इनकम टैक्स बोर्ड को एक भय पैदा हुआ। कहा वो क्या? कहा अगर मैं परमिशन दे दूं कि यस यू कैन गेट सैलरी बोनस एंड कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आल्सो, तो ये बड़े हरामी लोग हैं, ये करेंगे क्या? इतना सैलरी बोनस कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेंगे, समझ गए होंगे, कि फर्म लाभ में कौन कहे हानि में रहेगी ना, और हानि में चली जाएगी तो इससे होगा क्या? 1 रुपया टैक्स नहीं मिलेगा। बोलिए, तो हमें फायदा ही कुछ नहीं होगा। तो सरकार ने कहा ठीक है, हम बंदिश लगा देंगे कि एक फर्म जिसकी औकात मीन्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जैसी होगी, उसके पार्टनर उसी के मुताबिक सैलरी बोनस कमीशन ले सकते हैं। और फिलहाल ब्याज कहा 12% से ज़्यादा पाने का हक नहीं है। आपको याद होगा सैलरी में भी ब्याज 12% ही पाने का अधिकार है। कहाँ? फंडों पर, डिपॉजिट्स अमाउंट ऑफ फंड। समझ में आई बात? तो सरकार रोक रही है कि आप सैलरी बोनस कमीशन मत लीजिए, ब्याज लीजिए तो 12% से ज़्यादा। क्लियर है? तो कई चीज़ें डिसअलाउ हो गई? 3। ऑल द जनरल डिसअलाउड एक्सपेंडिचर विच आर डेबिटेड इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, and salary bonus commission which are debited in your profit and loss account, and amount of interest over 12% on capital। कहा ये 3 चीजें क्या हो जाएंगी? डिसअलाउड। अब तो समझ में आ गया होगा।
का चलिए हो गई। कुछ लिखते चलें क्या? चलो 50,000, 80,000 और 10,000। आप लोग कुछ मत लिखिए, बैठे रहिए केवल शांति से। 10,000 जोड़िए, 140 कितना हुआ ये? 3,40,000। यहाँ मैंने लिखा लेस, बोलिए इनकम्स रिलेटेड टू अदर हेड्स। अरे आपके पीएल में अन्य हेडों की इनकम नहीं लिखी रहती थी क्या? हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस तो चल ही रहा है, कैपिटल गेन, अदर सोर्स नहीं लिखा रहता था? बोलिए, अगर लिखा है तो उसे प्राइमा फेसाई क्या करें? घटा दें। जैसे फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी न 50,000 या 5 मान लो, फ्रॉम कैपिटल गेन 10,000, फ्रॉम अदर सोर्सेस 5,000, कितना हुआ? 20,000, 3,20,000। बात समझ में आ रही है? एकदम वैसे ही चल रहा है? कहा बिल्कुल चल रहा है वैसे ही। यहाँ आ गए। इसका नाम जानते हैं क्या है? इसका नाम है बुक प्रॉफिट। इसका नाम है बुक प्रॉफिट। अब एक प्रश्न पैदा हुआ, इसे मैंने प्राइमा फेसाई डिसअलाउ कर दिया ना, इसे मैंने 12% के ऊपर वाले को डिसअलाउ किया, बोलिए, तो 12% तक वाले को तो अलाउ किया। तो क्या मैं इसे जब 12% तक अलाउ किया तो इसको भी तो मैं बोला कि पार्टनर लोग सैलरी बोनस कमीशन ले सकते हैं, लेकिन एक सीमा से ज़्यादा नहीं लेंगे। हेलो, आ सीधी सीधी बोलनी चाहिए, इधर उधर बात नहीं करनी चाहिए। हम कुछ बोलें, हमारे घर के लोग कुछ बोलें, फिर हम कहीं कुछ और बोलें, सीधा सीधा जो बात है वही बोलनी चाहिए। अरे जाने दीजिए, कुल तो गड़बड़ा ही चुका है, अब का हम बनाएंगे जो बनेगा। बात बिगड़ी है तो बिगड़ी रह रहे, जो बन जाए वो ठीक है, बिगड़ी वाली ठीक है, कुछ और बिगाड़ फिगाड़ दीजिए, ज़्यादा टेंशन फेंशन मत लीजिए। आइए बात समझ आई। देखिए मैं क्या कह रहा था, कुछ जने ज़्यादा जिम्मेदारी दिमाग को खराब कर दी थी। हेलो, कहानी महोदय समझ लीजिए। ये बताइए आप, जब ये 12% तक अलाउ है और पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि सैलरी बोनस कमीशन लिया जाएगा, तो कुछ सीमा तक तो अलाउ होना चाहिए। मैंने एक शब्द बोला ना कि लाभ के हिसाब से अलाउ रहेगा, ये नहीं कि चाहे जितना आप ले लें ख़त्म हो जाए प्रॉफिट, राइट? तो कितना अलाउ रहेगा? अब देखिए, बुक प्रॉफिट माइनस 40, ऐसे लिख दें, एक्चुअल रिम्यूनरेशन आर 40B, जो दोनों में कम रहेगा। यहाँ लिखा जाएगा एक्चुअल रिम्यूनरेशन और 40B, जो दोनों में कम रहेगा, घट जाएगा। इसका मतलब अधिनियम कह रहा है कि पार्टनर लोग वेतन बोनस कमीशन ले सकते हैं, लेकिन भाई अनुचित अमाउंट नहीं ले सकते। अनुचित माने प्रॉफिट के हिसाब से ही लें। बोलिए, अब हम किसी को कहें चाहिए आइए मेरी कोचिंग में क्लर्क हो जाइए, कितना पाते हैं सिविल लाइन का? 50,000 का। आप बिला वजह समय नष्ट कर रहे हैं। यहाँ आइए आपको 60,000 रुपये महीना मिलेगा, आने जाने के लिए
ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिलेगा, तो उसको एक दिन तो कोचिंग तक आ जाना चाहिए देखने कि मिले उलेगा कि नहीं, ये पाते हैं खुदे कि नहीं 60,000। बोलिए कि हमको ही देने का वादा कर रहे हैं और कुछ देखे ना ताकि वहाँ रिजाइन पहले दे दिए। कहाँ? हाँ, तो बात समझ में आई महोदय? क्या मैं कहना चाहता हूं? अब 2 शब्द कैलकुलेट करना होगा, एक्चुअल रिम्यूनरेशन और 40B। कैसे कैलकुलेट होंगे? आइए जानिए। एक्चुअल रिम्यूनरेशन मीन्स होता क्या है? सैलरी, बोनस, कमीशन ऑफ वर्किंग पार्टनर्स। सुना? ध्यान दिए, वर्किंग पार्टनर्स। जैसे मान लो 3 पार्टनर थे, ए बी सी। सी स्लीपिंग पार्टनर था। सुन रहे हैं? जितना हम लोग सीरियस हैं उतना जो नहीं आए पढ़ने के प्रति नहीं है, न सोचिए कि घबरा जाएगा तो सब घबरा जाएंगे। पता नहीं क्यों खोल के पढ़े कि ना। आइए, एक्चुअल रिम्यूनरेशन माने होता क्या है? मैंने लिखा सैलरी, बोनस, कमीशन ऑफ वर्किंग पार्टनर, और यहाँ क्या लिखा मैंने? पार्टनर्स रिम्यूनरेशन। इसका मतलब समझ गए कि यहाँ लिखते समय पार्टनर्स रिम्यूनरेशन में वर्किंग स्लीपिंग दोनों का लिखेंगे, लेकिन वहाँ जब लिखेंगे तो केवल वर्किंग का। नहीं समझ में आया? 3 पार्टनर हैं, ए बी सी। सी स्लीपिंग है, ए बी वर्किंग है। यहाँ जब लिखते रहेंगे सैलरी, बोनस, कमीशन, तो तीनों का लिखेंगे, लायक नालायक दोनों। और वहाँ जब लिखे रहे हैं माने यहाँ, तो कौन लिखेंगे? केवल लायक। तो सैलरी, बोनस, कमीशन ऑफ वर्किंग, और यहाँ सैलरी, बोनस, कमीशन ऑफ बोथ। आ गया समझ में? अच्छा, तो इसका मतलब आपको निकालने आ गया क्या? एक्चुअल रिम्यूनरेशन। चलो मान लेते हैं तीनों पार्टनरों की सैलरी 40,000, तीनों का बोनस 20,000, तीनों का कमीशन 10,000। कितना हो गया भैया? 70। बोलिए। और 40B कैलकुलेट करना सिखा दें। 40B कैसे कैलकुलेट होता है, इसका नियम सुनिए। 40B कैलकुलेट करने से पहले इसे देखिए। कहा ये कौन है? कहा बुक प्रॉफिट ना। कहा देखो बुक प्रॉफिट 3 लाख से कम है कि ज़्यादा है? कहा ज़्यादा है। कहा तब? कहा तो फर्स्ट 3 लाख आर 1,50,000। अरे 1,50,000 कह रहे हैं, आर 1,50,000 ना। और 90% लिखा था यार इसमें, पता नहीं मुँह बदला कर। एक मिनट जरा परसेंटवा देख लें तो बताएं। और अच्छा लिखें, सही लिखें, लेकिन थोड़ा अच्छा और अच्छा लिखें। देखो इसको देखे, कितना है ये? 3 लाख से ज़्यादा, तो इसमें 3 लाख है ना। अच्छा, तो ऑन फर्स्ट 3 लाख क्या नियम है? 1,50,000 रुपये या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। जो दोनों में ज़्यादा हो, जो दोनों में
ज़्यादा हो। समझ गए? अब चलो आप, तो इसमें 3 लाख तो आ सकता है, तो इसका मतलब 1,50,000 या 3 लाख का 90%। 3 लाख का 90% 270 हुआ। तो यहाँ फिर हम कितना लिखें तब, क्योंकि ज़्यादा कौन है? नहीं यार, 1.5 लाख, अगर 3 लाख से कम है तो पहली बात है कि 1.5 लाख या 90% आप बुक प्रॉफिट, माने उसी 3 लाख का। नहीं समझ में आया? ये फिगर देखिए कितना है, 3 लाख से ज़्यादा है कि कम? तो इसमें 3 लाख है ना, तो उस 3 लाख का 90% बोलिए, या 1.5 लाख, जो दोनों में ज़्यादा। क्लियर? अब आप कहेंगे अच्छा सर गुरुजी, अगर ये 20,000 होता तब, तो 20,000 का ही 90% 18,000 या 1.5 लाख रुपए, कौन ज़्यादा है? तब 1.5 लाख लिखते। कहा यह 1/20 होता गुरुजी तब, तो 12 9 108, 1,08,000 या 1.5 लाख, जो दोनों में। अगर ये 2 लाख होता तो 90%, 1,80,000 या 1.5 लाख, जो दोनों में ज़्यादा हो, तो 180। अब तो आ गया समझ में? आ गया कि नहीं? तो 3/20, तो 3/20 इसमें 3 लाख है ना, तो 3 लाख का 90, 270 या 1.5 लाख, जो दोनों में। आप कहेंगे अच्छा सर, अगर ये 0 हो तो उसका 90% 0 या 1.5 लाख, कौन ज़्यादा है? तो 1.5 लाख। आया समझ में? अरे भाई, कोई फर्म लाभ में ही ना हो तो क्या पार्टनर कुछ सैलरी बोनस पाने का अधिकारी नहीं है? हैं। कितना? 1.5 लाख। तो यहाँ कितना आया? 270। और ऑन फर्स्ट, ऑन सेकेंड, अब ऑन से यहाँ फर्स्ट 3 लाख लिखा है, सेकेंड में अमाउंट नहीं लिखा है। ऑन सेकेंड 60% ऑफ बैलेंस। तो सेकेंड 3 लाख के बाद इसमें कितना बच रहा है? 3 लाख के बाद इसमें 20,000 तो बचा, तो 20,000 का 60%, कितना? 12,000। बोली, तो कुल कितना हो गया? 40 भी कितना हुआ? 2,82,000। बोली, अब दोनों में कौन कम है? वही यहां से घटा दिया जाएगा। तो यहां मैंने क्या लिखा? एक्चुअल रिम्यूनरेशन 70, 40 बी 282, कौन कम है? तो 70। इसका मतलब ये कह रहा है कि 70 घटा दो तो 250। ये क्या है? यह है बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम नहीं है, फर्म की बिजनेस इनकम, फर्म की बिजनेस इनकम। लाइन नहीं खींची जाएगी। अब फर्म की हाउस प्रॉपर्टी, बोलिए, फर्म की हाउस प्रॉपर्टी। और बोलिए, और घटाए थे कुछ? फर्म का कैपिटल गेन, फर्म का अदर सोर्सेस। बोलिए कितना कितना? 5 10 5 5 10 5 20 हुआ। तो ये कितना हो गया? 2,70,000। ये क्या आ गई? फर्म की GTI आई। अब आ गया, मान लीजिए इसको यहाँ खत्म है तो रफ है। GTI फर्म की कितनी आई? 2 -
डिडक्शंस 80G GG A 80G GC अगर कुछ मिले तो ये घटा दिए। बोलिए, अब यहाँ गया 2 लाख, ये डबल लाइन हो गई, ये क्या हो गई इसकी टैक्सेबल इनकम। बोलिए, प्रोसीजर समझ में आया? ये फर्म की इनकम की कहानी है। इस तरह से सवाल को आप लगाओगे। ये काम यहां से बढ़ा है। देखिए, यहीं बिजनेस प्रोफेशन खत्म हो जाता था। बिजनेस प्रोफेशन में यही बिजनेस प्रोफेशन की आय हो जाती थी ना, याद करिए। लेकिन इतना परमिशन किया गया, अब फिर आगे उतना बढ़ाए जैसे इंडिविजुअल में बढ़ाते थे, फिर वहाँ घटाए, वहाँ पहुँच गए। अब फिर यहाँ टैक्सिंग सिखा देंगे। यही टैक्सिंग प्रोसीजर हर जगह काम आएगा, चाहे HUF हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वह फर्म हो, सबका अलग अलग सिस्टम है। राइट है। अब इसका केवल आप फोटो खींच लें, हमें सवाल पढ़ाने दें। खींच लीजिए फोटो, घर पर लिखिएगा। हो गया, मिटा दें। आइए, तो आप लोगों को मैं यहाँ में कवर कर रहा है नहीं, यहाँ कवर हो रहे हैं। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखिए, वहाँ पर्याप्त इन्फॉर्मेशन है। 1, 2, 3 काफ़ी छोटे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5, मिला? क्या लिखा है ध्यान से सुनिए। देखिए, ये चैप्टर आएगा जरूर, पक्का जान लीजिएगा, ये निश्चित आएगा। लिखा है X, Y एंड Z, मिला? बोलो भाई। आर इक्वल पार्टनर्स, बोलिए। नहीं मिला अभी तक। इन ए फर्म ना, विथ X बीइंग ए नॉन वर्किंग पार्टनर। क्लियर हो गया? X, Y, Z 3 लोग तो जरूर हैं, लेकिन उसमें X ये नहीं लिखा है स्लीपिंग है, कह रहे हैं नॉन वर्किंग हैं। समझ गए? कहा बिल्कुल समझ गए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म इज एज अंडर, सुना? चलो भैया, अब आपके सामने एक PL दिया है। सीधे आप अपनी नज़र डालिए नेट प्रॉफिट पर, कितना लिखा है। चलिए, तो हम लोगों ने भी लिख दिया। यहाँ लिखा प्रॉफिट एज पर
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000। क्लियर है? बोलिए। इसके बाद हम क्वेश्चन से पकड़ करें तो सबसे पहले लिखा है टू रेंट। अब आप सोचिए बिजनेस ऑफ प्रोफेशन की तरह कि रेंट देना व्यवसाय के लिए मुनासिब है कि कोई गलत बात है? कहा सर ये तो ठीक बात है, अलाउड है ये। बोलिए, छोड़ दिया जाए? हो सकता है इसके बारे में कोई टीका टिप्पणी हो नीचे तो देखेंगे, और देख ही लेते आप कि रेंट के बारे में कोई टीका टिप्पणी तो क्वेश्चन में नीचे नहीं लिखी है। कहा सर ऐसा तो फिलहाल कुछ नहीं है। बोलिए। अब एक बात और बड़ी खतरनाक लिखी है। कहा वो क्या? कहा फर्म डज नॉट फुलफिल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 184। कहा 184 को ये फुलफिल भी नहीं करती। तो एग्जाम्पल मैंने गलत उठा लिया, पहले भी तो हमको फुलफिल वाले चाहिए। चलो कोई बात नहीं, फुलफिले वाले देख लेते हैं। 4 में क्या लिखा है? फुलफिल करती है। करती है? चलो भैया, इनका प्रॉफिट कितना है? 4 वाले का प्रॉफिट कितना है? हेलो, आइए चौथा पढ़ें ना। तो चौथा क्या कह रहा है? इनका प्रॉफिट कितना है देखिए, 1,20,000। ये ना सोचना तीनों जोड़ के लिखा है, जोड़ा वही है कितना? 1,20,000। ये लिखा मैंने 1,20,000, राइट। सबसे पहले लिखा है सैलरी, ये एम्प्लॉइयों की है, रिम्यूनरेशन नहीं है ये। तो ये सैलरी क्या माना जाए? कहा सर ये तो अलाउ होना चाहिए। और सैलरी के बारे में कोई टीका टिप्पणी? कहा नहीं है सर। रेंट रेट CTC? कहा फिलहाल तो अलाउ लगता है। कहा कोई टीका टिप्पणी? कहा रेंट में है, रेंट इंक्लूड्स रेंट ऑफ जेट्स गोडाउन ₹2400। कहा जेड के गोदाम का किराया है। कहा जेड हैं कौन? कहा जेड पार्टनर हैं और स्लीपिंग पार्टनर हैं, लेकिन वहाँ अगर आप उनके मकान को लिए हैं तो किराया तो देना ही पड़ेगा, है कि नहीं? मकानवा थोड़ी स्लीपिंग है, वो तो काम ही कर रहा है, माने ठीक है। एडवर्टीजमेंट